very probably do it again, okay? Swing, batter, swing, batter, swing. They're great. Swing, batter, swing, batter, swing. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने वाले डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में कदम रख देंगे। इस दिन से राष्ट्रपति के रूप में उनकी दूसरी पारी की शुरुआत हो जाएगी। एक्सपर्ट मानते हैं कि राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप का दूसरा कार्यकाल आसान नहीं रहने वाला। घरेलू और वैश्विक मोर्चों पर उन्हें कई तरह की चुनौतियों, मुश्किलों और संकट का सामना करना है। 2020 में अमेरिका और दुनिया को जहां वह छोड़कर गए थे, तब से चीजें काफी बदल गई हैं। युद्ध, टकराव, संघर्ष, आर्थिक मंदी जैसी चुनौतियों से उनका सामना तो होगा ही। अमेरिका के डीप स्टेट से भी उन्हें निपटना होगा। ट्रंप इस डीप स्टेट को खत्म करने की बात कहते आए हैं। माना जाता है कि उनके पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप और उनके प्रशासन को इस डीप स्टेट से बहुत चुनौतियां मिली। तब से ट्रंप इससे खार खाए हुए हैं। अटकलें यह भी लगती हैं कि इसी डीप स्टेट ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए 2 बार साजिशें रची। इन्हीं में से एक बीते 13 जुलाई को चुनावी रैली में हुआ उन पर हमला था। हालांकि ट्रंप की किस्मत अच्छी थी कि गोली उन्हें लगी नहीं, उनके कान को रगड़ती हुई निकल गई और वह बाल बाल बच गए। अपने 4 साल के कार्यकाल के लिए ट्रंप ने अपनी टीम तैयार कर ली है। अहम पदों पर नियुक्तियां हो गई हैं। खासकर सुरक्षा, खुफिया विभागों के शीर्ष पदों पर ट्रंप ने जैसे लोगों की नियुक्तियां की हैं, वे उनके बेहद भरोसेमंद और इस डीप स्टेट के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए जाने जाते हैं। नेशनल डायरेक्टर इंटेलिजेंस पद पर तुलसी गबार्ड, CIA के डायरेक्टर पद पर जॉन रैटक्लिफ और FBI के डायरेक्टर के पद पर कश्यप प्रमोद पटेल यानी काश पटेल की नियुक्ति हुई है। ये तीनों ट्रंप के बेहद खास और काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस के माहिर लोग हैं। तुलसी गबार्ड तो डीप स्टेट के खिलाफ अभियान चला चुकी हैं। जाहिर है कि ट्रंप अपने वादे के मुताबिक इस डीप स्टेट पर नकेल कसने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका में इस डीप स्टेट की जड़ें राजनीति, कारोबार, ब्यूरोक्रेसी हर जगह बहुत गहरी हैं। दशकों से सिस्टम पर इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। डीप स्टेट के लोग बहुत शक्तिशाली और प्रभाव वाले होते हैं। इनसे दुश्मनी मोल लेना खुद को खतरे में डालने जैसा होता है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि डीप स्टेट आखिर है क्या। डीप स्टेट को कबाल के नाम से भी जाना जाता है। इसे ऐसे समझिए, सरकार के ताकतवर मंत्रालयों, विभागों, संस्थाओं के ऐसे अधिकारी जिनका अपने विभाग में पूरा दबदबा, हेकड़ी और रसूख होता है, जिनके इशारे के बगैर एक फाइल इधर से उधर नहीं होती। इनकी बड़ी बड़ी निजी कंपनियों, कारोबारियों और ऐसे उन सभी ताकतवर लोगों के साथ मिली भगत होती है जो अपने फायदे के लिए राष्ट्रीय हितों की परवाह नहीं करते। ये अपने फायदे, जो कि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक किसी भी तरह के हो सकते हैं, उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि किसी देश में हंगामा खड़ा कराना या तख्ता पलट कराना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। ये सभी मिलकर एक नेक्सस की तरह काम करते हैं। ये चुनी हुई सरकार को चलने नहीं देते। ये ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपनी नीतियां और आदेश लागू नहीं कर पाते। उन नीतियों को या तो छोड़ना पड़ता है या वे जैसा चाहते हैं उनमें बदलाव करना पड़ता है। डीप स्टेट और कबाल के खिलाफ ट्रंप में इतना गुस्सा और नफरत है कि मार्च 2023 में उन्होंने टेक्सास के वाको में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए जब अपना अभियान शुरू किया,
तो कहा कि या तो डीप स्टेट अमेरिका को खत्म करेगा या हम डीप स्टेट को खत्म कर देंगे। मैं आपका योद्धा हूँ, मैं आपको न्याय दूंगा। वे सभी लोग जिनके साथ नाइंसाफी हुई है और जिनके साथ धोखा हुआ है, मैं उन सब का बदला लूंगा। माना जाता है कि अपने पहले कार्यकाल यानी 2016 से 2020 के दौरान ट्रंप को अपने प्रशासन में ऐसे कड़वे अनुभव हुए कि उन्होंने डीप स्टेट और कबाल को उखाड़ फेंकने की कसम खा ली। उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता चल गई कि राष्ट्रपति कार्यालय के प्रभावी तरीके से काम करने या वह जो चाहते हैं उसे पूरी तरह से जमीन पर उतारने के लिए उन्हें इन दोनों को खत्म करना होगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप का करीब 1 साल ही बीता था कि रिपब्लिकन की अगुवाई वाली सीनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी को अपनी एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप प्रशासन में होमलैंड सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें करीब करीब हर रोज लीक हो रही हैं। यह लीक इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, उनसे पहले के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए इनकी गोपनीयता बनाए रखना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यालय में ट्रंप के कदम रखने के बाद अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखने वाले अनगिनत और बेहिसाब इनपुट्स लीक हुए। ये हर रोज लीक हो रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि 20 जनवरी और 25 मई 2017 के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा पर कम से कम 125 गोपनीय सूचनाएं लीक हुईं। ये लीक जिस तरह के हैं वे फेडरल कानून का उल्लंघन करते हैं और इतने गंभीर हैं कि इसके दोषी को जेल की सजा हो सकती है। इस रिपोर्ट के आने के बाद ट्रंप ने FBI के डायरेक्टर जेम्स कूमी की छुट्टी कर दी। सीनेट की रिपोर्ट को सही ठहराते हुए कूमी ने यह बात मानी कि राष्ट्रपति के साथ होने वाली बातचीत को उन्होंने अपने एक दोस्त को बताई थी, जिसने ये बातें न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर तक पहुंचा दी। कूमी के इस बयान के बाद ट्रंप के कैंपेन मैनेजर कोरी लेवांडोस्की ने कहा कि कूमी डीप स्टेट का हिस्सा हैं। अमेरिका में डीप स्टेट और कबाल कितने ताकतवर हैं, इसके बारे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल HR मैकमास्टर ने अपनी किताब एट वॉर विथ आवरसेल्व्स माय टूर ऑफ ड्यूटी इन द ट्रंप व्हाइट हाउस में लिखा है कि देश और रक्षा क्षेत्र में कुछ गतिविधियों को रोकने वाले ट्रंप के आदेशों को लागू कराना बेहद मुश्किल है। मैकमास्टर के मुताबिक मैंने पाया कि दक्षिण एशिया पर जो स्ट्रेटजी है, जो कि कुछ अपवादों को छोड़कर पाकिस्तान को दिए जाने वाले सभी सहायता को रोकने की बात कहती है, उसका पालन नहीं हो रहा था। पेंटागन पाकिस्तान को सैन्य राहत पैकेज जारी करने जा रहा था। इस पैकेज में $150 मिलियन से ज़्यादा के सैन्य वाहन भी शामिल थे। पाकिस्तान, जो कि आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दे रहा था, ट्रंप चाहते थे कि जब तक वह इन पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाता, तब तक उसे किसी तरह की सहायता न दी जाए। मैंने कई मौक़ों पर ट्रंप को यह कहते हुए सुना कि वह नहीं चाहते पाकिस्तान की आर्थिक मदद की जाए। अमेरिकी प्रशासन में कबाल और डीप स्टेट का दखल और प्रभाव की पुष्टि बराक ओबामा के समय CIA के डायरेक्टर रहे जॉन बेनन के बयान से भी होती है। उन्होंने कहा कि अधिकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों को सख्त और अलोकतांत्रिक बताकर उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यह सब देखकर ट्रंप के समर्थकों को लगा कि पेंटागन का डीप स्टेट, विदेश मंत्रालय और इंटेलिजेंस एजेंसीज ट्रंप का तख्ता पलट करने की साजिश रच रहे हैं। डीप स्टेट क्या है और यह कैसे काम करता है, इस पर कनाडा के एकेडमिक और पूर्व राजनयिक पीटर डेल स्कॉट ने अपनी मशहूर किताब द अमेरिकन डीप स्टेट, बिग मनी, बिग ऑयल एंड द स्ट्रगल फॉर US डेमोक्रेसी में लिखा है कि आज़ादी और लोकतंत्र के नाम पर डीप स्टेट कैसे अक्सर
अमेरिकी नीतियों और फैसलों का विरोध करता है। अपनी किताब में वह बताते हैं कि CIA, NSA जैसी गैर जवाबदेह खुफिया एजेंसियों और वॉल स्ट्रीट बैंकर्स न्यायालय में डीप स्टेट एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड यानी संस्थागत हो गया है। इसी तरह की बातें मेटा के चीफ मार्क जकरबर्ग ने भी कही। जकरबर्ग ने दावा किया कि कोविड महामारी के दौरान बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों ने कंटेंट सेंसर करने के लिए उनकी टीम पर दबाव डाला। वह जब इसके लिए तैयार नहीं हुए तो उन्होंने काफ़ी नाराजगी जताई। जकरबर्ग के इस दावे ने रिपब्लिकन के उन दावों को सही ठहराया जिसमें उन्होंने कहा कि डीप स्टेट फ्री स्पीच को दबा और विरोधियों की बातों को सेंसर करा रहा है। बाइडेन के आने के बाद रिपब्लिकन बार बार यह कहते रहे कि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों ट्रंप के खिलाफ एक दुर्भावनापूर्ण अभियान चला रहे हैं। यहाँ तक कि ट्विटर की कमान एलन मस्क के हाथों में आने से पहले इस सोशल मीडिया से ट्रंप को ब्लॉक कर दिया गया। विदेशी मामलों और नीतियों के ऐसे कई एक्सपर्ट हैं जो यह मानते हैं कि अमेरिका के डीप स्टेट में लेफ्ट लिबरल थॉट वालों का दबदबा है। इनका इरादा रूस को कमज़ोर करना, चीन को चुनौती पेश करना और भारत इजराइल की राह में रोड़े अटकाना, इन्हें नियंत्रित करना शामिल है। यह बात भी जोर पकड़ रही है कि अमेरिकी डीप स्टेट, खासकर वहां की इंटेलिजेंस एजेंसियां और जस्टिस डिपार्टमेंट अमेरिका और कनाडा में खालिस्तानियों को संरक्षण देने, उन्हें बढ़ाने के लिए भारत के साथ डर्टी गेम खेल रहा है। वह तेजी से आगे बढ़ रहे गौतम अडानी जैसे दिग्गज भारतीय कारोबारियों को टारगेटेड तरीके से निशाना बना रहा है। हैरान करने वाली बात है कि भारत विरोध वाली ये सभी चीज़ें बिना व्हाइट हाउस की मंजूरी और समर्थन के हो रही हैं। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर पद पर गबार्ड की नियुक्ति इसलिए और भी खास हो जाती है कि अमेरिका की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वे सभी उन्हें रिपोर्ट करेंगी। गबार्ड एक समय में डेमोक्रेट थीं जो बाद में रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ गईं। सर्विलांस लीक जैसे मामलों में पहले उनकी राय आज जैसी नहीं थी। पहले वह इंटेलिजेंस एजेंसियों की निगरानी को गलत और क्लासिफाइड यानी गोपनीय दस्तावेज लीक किए जाने को सही मानती थीं। 21वीं सदी में अमेरिकी सिक्योरिटी पर अपनी लीक के जरिए दो सबसे बड़े खुलासे करने वाले जूलियन असांजे और एडवर्ड स्नोडेन का वह बचाव करती रहीं। लेकिन सरकार के पैरेलल काम करने वाले इस कबाल को जब उन्होंने जाना समझा तो उनकी राय बदलती चली गई। दिसंबर 2020 में कांग्रेस छोड़ने से ठीक पहले उन्होंने फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलांस एक्ट के सेक्शन 702 और पैट्रियट एक्ट को खत्म करने के लिए जो बिल पेश किया वह ऐतिहासिक था। सितंबर 2001 के बाद सर्विलांस यानी निगरानी पर कांग्रेस द्वारा पारित ये सबसे महत्वपूर्ण विधेयक माने जाते हैं। इन दोनों विधेयकों ने गबार्ड की छवि एक एंटी डीप स्टेट और एंटी कबाल के रूप में पेश की। गबार्ड कई बार यह कह चुकी हैं कि डेमोक्रेट एलिट और नियोकॉन्स यानी नियो कंजर्वेटिव का एक समूह जो कि कबाल है वह वाशिंगटन में काबिज है। यह कबाल दुनिया भर में युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। यह चाहता है कि युद्ध चलता रहे। यही नहीं, ट्रंप की तरह वह भी यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी मदद के खिलाफ है। तो आप समझ सकते हैं कि नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर पद के लिए ट्रंप ने आखिर गबार्ड को क्यों चुना है। डीप स्टेट और कबाल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने और उन्हें खत्म करने के लिए ट्रंप को एक ऐसा शख्स चाहिए था जो इनके बारे में गहरी समझ रखता हो, इनके खिलाफ काम करने के लिए उसमें एक पैशन, एक जुझारूपन हो। ट्रंप को यह बात गबार्ड में नजर आई। डीप स्टेट और कबाल क्या चीज़ हैं, इसमें कौन लोग होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, यदि इसे ठीक से समझना है तो आपको नेटफ्लिक्स की सीरीज़ ब्लैकलिस्ट देखनी चाहिए। सरकार और सिस्टम में
डीप स्टेट और कबाल के बारे में विस्तार और बारीकी से दिखाया गया है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।